Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Abbas. I have been teaching MDCAT English for many years in the well-known institutes of Pakistan. I'm going to tell you some techniques to solve MCQs. These techniques you can apply to any subject. The technique I'm going to discuss in this video lecture is excluding the option. If you don't know the answer, then you can apply this technique, and this technique will help you to choose the correct option if you don't know the answer. For example, first of all, you will read the statement of the question. This is very important thing. स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले MCQ की जो स्टेटमेंट होगी वो पढ़नी है. उसमें वो क्या पूछ रहा है ये आपने जज करना है. सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैप्रिशियस. अब वो इस वर्ड कैप्रिशियस का सिनोनिम पूछ रहा. ये हमें क्लियर हो गया कि अब हमें सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम नहीं चाहिए. अब ये टेक्निक कैसे अप्लाई होगी. फिकल आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे चले जाए. प्रिडिक्टेबल पे चले जाएं, बीटा है. चार्ली पे जाएं, यूनिफॉर्म. डेल्टा पे जाएं, इनवेरिएबल. अब चार्ली और डेल्टा के वर्ड्स को आप एक दूसरे से रिजेंबलेंस देखें कि क्या रिजेंबलेंस है. यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म क्या होगी चीज़ जो चेंज नहीं होने वाली. और अगर इसको देखें हम तो इनवेरिएबल. वेरिएबल मीन चेंजेबल है जैसे यूनिफॉर्म मीन अनचेंजेबल है. तो जब वेरिएबल के साथ प्रीफिक्स इन लगा तो ये भी इनवेरिएबल हो गया. ये भी चेंजेबल नहीं है, ये भी अनचेंजेबल है, और यूनिफॉर्म भी अनचेंजेबल है. इसका मतलब है ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. जब ये दोनों एक दूसरे सेम मीनिंग्स रख रहे हैं, सेम मीनिंग्स इनके हैं, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्ड के दो आंसर तो होने नहीं हैं. अब ये रिजेंबलेंस पाई गई यूनिफॉर्म की और इनवेरिएबल की, ये चेंजेबल नहीं है. इनके मीनिंग जो है अनचेंजेबल के सेंस में आ रहा है, दोनों गए. अब आते हैं हम फिकल का, हमें मीनिंग गैस नहीं हो रहा, छोड़ें इसको. बीटा पे जाएं. प्रिडिक्टेबल. जो चीज़ यूनिफॉर्म है, जो चेंज नहीं होने वाली, उसको आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका आसानी से आप उसको गैस कर सकते हैं. ये वर्ड भी इन्हीं से रिजेंबलेंस कर रखता है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल वो चीज़ होती है जो यूनिफॉर्म है, जो चेंज नहीं हो रही. जो चेंज हो रही है बार बार, एक पर्सन जो है राय चेंज कर रहा है, कोई चीज़ बार बार अपना कलर चेंज कर रही है, तो वो उसके बारे में कोई भी रिज़ल्ट प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता. तो यूनिफॉर्म इनवेरिएबल से आप ये भी गेस कर सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल भी आंसर नहीं हो सकता. अब हमारे पास एक ही आंसर बचा है, अल्फ़ा. वो आंसर है हमारा, फिकल है. तो अब ये मैंने आपको, अगर आपको मीनिंग्स नहीं आते, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो उस सेंस में मैंने नहीं आपको मीनिंग किसी वर्ड के फिकल के नहीं बताए, ना कैप्रिशियस का. तो अब बता देता हूँ मैं कि कैप्रिशियस का जो सिनोनिम है वो फिकल है. फिकल का मतलब है चेंजेबल ओपिनियन रखने वाला शख्स हो सकता है, जिसके बारे में आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अनप्रिडिक्टेबल है. फिकल मीन अनप्रिडिक्टेबल. द पर्सन हु चेंजेस हिज ओपिनियन वेरी सून, दैट पर्सन इज कॉल्ड फिकल पर्सन होगा, वो कैप्रिशियस पर्सन होगा. तो इस तरह से हम इसको एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन या एलिमिनेट द ऑप्शन भी कह सकते हैं, आप कर सकते हैं. दूसरा ये MCQ मैंने लिया, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. अब यहाँ पे देखें फ़ौरन स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है. अगर आप दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ते तो आपका आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब पहले वो सिनोनिम पूछ रहा था, अब वो एंटोनिम पूछ रहा है. तो आपने किसी भी सब्जेक्ट की पहले MCQ की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री की, कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है. हम कहते हैं कि अच्छा ये इसका तो आंसर मुझे आता है, इसका आंसर ये है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में हो सकता है वो चीज़ पूछी ही नहीं है, आप आंसर गलत ले लें. यहाँ सिनोनिम पूछ रहा था, यहाँ एंटोनिम पूछ रहा, स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया उसने. तो अबेंडनमेंट का अब वो एंटोनिम पूछ रहा है. तो हमें ये ज़हन में होना चाहिए कि हमें अब पहले देखें कि ये वर्ड के मीनिंग क्या है, ये इसके सिनोनिम्स क्या है. सिनोनिम्स को एक्सक्लूड कर दें और बाकी एंटोनिम आपके पास बच जाएंगे. अब अबेंडनमेंट का मतलब, अगर फ़र्ज़ करें आपको मीनिंग आता भी है, तो अबेंडन का मतलब अबेंडनमेंट तर्क कर देना, गिव अप करना है, छोड़ देने की बात है किसी चीज़ को. तो देखें, अब नहीं आता मीनिंग, उसको भी आप देखें. स्टॉपेज और हॉल्ट एक ही मीनिंग में आ रहे हैं.
अब ये एक ही मीनिंग में आने वाले वर्ड्स जो हैं ये किसी वर्ड के आंसर नहीं हो सकता। सेसेशन बी रुकावट की सेंस में है, ब्लॉकेज की सेंस में है, स्टॉपेज की सेंस में है, तो गया ये भी ख़त्म और सिर्फ हमारे पास एक्सटेंशन बचा, तो ये आंसर है। अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो आप इस तरह से ये टेक्निक अडॉप्ट करके आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑप्शंस को, कि एक वर्ड्स के आपस में रिजेंबलेंस देखें, उनका मीनिंग्स देखें कि एक मीनिंग्स में आ रहे हैं, एक ही सेंस में यूज़ हो रहे हैं, एक ही आइडिया दे रहे हैं, तो उनको एक्सक्लूड कर दें। और इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, 2 में से आंसर चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। कहाँ 4, कहाँ पे 2 में से ऑप्शन लेना आपने, कहाँ 4 से आपने गेस करना है, तो 2 में से गेस करना कितना आसान हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन या एलिमिनेट द ऑप्शन, ये आप किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अब इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपने ये टेक्निक अप्लाई करनी है और फिर आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस टेक्निक से। थैंक यू।